हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। मित्रों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमारे पास कुछ और क्वेश्चन हैं, कुछ और प्रश्नों को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हैं। ठीक है। और ये प्रश्न जो है कहाँ से हैं? कल जैसा कि मैंने बताया था जीएस के वीडियो डिस्कशन में कि हम लोग किसका डिस्कशन करने वाले हैं, यानी अगला चैप्टर हमारा क्या होने वाला है। तो अगला चैप्टर हमारा मूल अधिकार होने वाला है। मूल अधिकार, क्योंकि इसके पहले के प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग कर चुके थे। ठीक है। तो मूल अधिकारों का डिस्कशन हमको करना था अब। तो मूल अधिकारों का डिस्कशन लेके मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। इनको हम लोग अच्छे से जानेंगे, समझेंगे क्या क्या मूल अधिकारों में दिया गया है। ठीक। तो देखिए, एक क्वेश्चन पिछले चैप्टर का यानी राज्यों की स्थापना के क्रम का रह गया था, तो उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं, फिर मूल अधिकारों के प्रश्नों को समझते हैं। और मूल अधिकार जो है आप कह लीजिए कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण है कि अगर किसी भी एग्ज़ाम में संविधान या पॉलिटी से प्रश्न आने हैं तो फंडामेंटल राइट से प्रश्न जरूर रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसलिए इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, पूरी तरह इसको अच्छे से समझना है। देखिए, पिछले चैप्टर का एक प्रश्न जो बचा था, इसमें दिया गया एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकीय शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? पहला ऑप्शन हमारा है संसद को, दूसरा है लोकसभा को, तीसरा है राजनीतिक दलों को, चौथा है केंद्र सरकार को। ठीक है। तो देखिए, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना, देखिए, एक है राज्य को संघ में सम्मिलित करना और एक है नए राज्य की स्थापना। ये दोनों अधिकार किसे दिए गए हैं? तो ये दोनों अधिकार हमारी संसद को दिए गए। किसको दिए गए हैं? संसद को। और ये अनुच्छेद 2 और 3 के तहत होता, आर्टिकल 2 और 3 के तहत होता है। ठीक है। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत। आर्टिकल 2 के तहत क्या दिया गया है? भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है। ये दिया गया है अनुच्छेद 2 में। भारत संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की बात की गई है अनुच्छेद 2 में। भारत संघ में नए राज्य के स्थापना, प्रवेश या स्थापना का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारे देश हमारा जो भारतीय संघ है उसका जो क्षेत्र है, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा देश भारत है। ठीक। ये हमारा देश भारत है, तो इसका जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का विस्तार करके या इस क्षेत्र में सम्मिलित करके किसी नए राज्य का प्रवेश किया जाएगा जो भारत संघ में पहले से शामिल नहीं है, भारत संघ में पहले से नहीं है। ठीक है। तो उसका जब प्रवेश किया जाएगा तो उसे अनुच्छेद 2 के तहत किया जाएगा। जैसे अभी बांग्लादेश और भारत के बीच में एक समझौता हुआ था जिसमें कुछ क्षेत्रों का आदान प्रदान हुआ था, तो बांग्लादेश के जिन क्षेत्रों को भारतीय संघ में प्रवेश दिया गया वो अनुच्छेद 2 के तहत हुआ है। आई बात समझ में? और अनुच्छेद 3 के तहत क्या होगा? जैसे कोई राज्य है, भारतीय संघ का कोई राज्य है, उसका नाम परिवर्तित कर देना, उसे काट करके 2 राज्य बनाना, उसकी सीमा को घटा या बढ़ा देना, ये सारे काम किसके तहत होंगे? अनुच्छेद 3 के तहत होंगे। किसके तहत होंगे? अनुच्छेद 3 के तहत। जैसे उत्तराखंड राज्य जो है उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा था, तो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा में परिवर्तन करते हुए एक नए राज्य उत्तराखंड का निर्माण किया गया। तो ये किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? अनुच्छेद 2 के तहत हुआ है। इसी प्रकार एमपी से काटकर छत्तीसगढ़ बनाया गया, बिहार से काटकर क्या बनाया गया, मतलब झारखंड बना। ठीक है। तो ये सब कार्य अनुच्छेद 2 के तहत हुए। लेकिन भारतीय संघ में किसी नए क्षेत्र को सम्मिलित किया जाएगा, किसी नए क्षेत्र या राज्य को शामिल किया जाएगा, तो वो किस अनुच्छेद के तहत आएगा? अनुच्छेद 3 के तहत आएगा। ठीक। तो आशा है ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं।
मूल अधिकारों से संबंधित प्रश्नों का हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यही जान लीजिए कि मूल अधिकार क्या है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि मूल अधिकार किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त वे बुनियादी अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए परम आवश्यक हैं। ठीक है, मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त वे बुनियादी अधिकार हैं, या मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति के बुनियादी विकास के लिए परम आवश्यक हैं। ठीक है, चलिए इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया गया हमारा कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद मतलब कारखानों में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध करता है। देखिए अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये किस में दिया गया है? अनुच्छेद 19 में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। अस्पृश्यता का अंत। ठीक, ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 23 में क्या है? अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है और मानव के दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का निषेध दिया गया। इसमें बलात् श्रम का निषेध है। ठीक है, ये किस में है? अनुच्छेद 23 में है। ठीक, देखिए दुर्व्यापार का मतलब मानव मात्र का खरीद फरोख्त करना, उसका व्यापार करना, ये संविधान के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है, विधि विरुद्ध है, मानवीय गरिमा के विरुद्ध है। ये किस में दिया गया? अनुच्छेद 23 में। और अनुच्छेद 24 में क्या दिया गया है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध है। यानी कि अगर नाबालिग बालक है, 14 वर्ष से कम आयु का है, तो उसे किसी कारखाने आदि में नहीं लगाया जा सकता काम के लिए। ये किस में दिया गया? अनुच्छेद 24 में दिए गए। ठीक है, देखिए व्याख्या में भी वही दिया गया। अनुच्छेद 19 जो है वाक स्वतंत्रता से संबंधित है, हमने बताया ही। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है, ये भी हमने बताया। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता, ये भी बताया गया। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, ये भी बताया गया। 14 वर्ष से कम आयु के बालक के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये कहा गया है अनुच्छेद 24 में, आर्टिकल 24 में। ठीक, आ गया होगा समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस एक को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया। देखिए जब हम प्रस्तावना वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे तब भी जो है ये प्रसंग आया था और वहाँ इसका डिस्कशन किया गया था। देखिए अनुच्छेद 14 क्या है? अनुच्छेद 14 क्या है? ये विधि के समक्ष समता इसमें दी गई है। विधि के समक्ष समानता इसमें दी गई है। ठीक, और अनुच्छेद 25 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 25 में दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसमें दिया गया है। ठीक, और अनुच्छेद 29 में क्या दिया गया है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ये अनुच्छेद 29-30 में है ना, संस्कृति एवं
शिक्षा संबंधी अधिकार इसमें दिया गया है, शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है, ये अनुच्छेद 29 में दिया गया है। ठीक, और अनुच्छेद 32 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 32 में क्या है? आर्टिकल 32 इसमें क्या दिया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये किस में है? ये अनुच्छेद 32 में है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए, हमारे संविधान में कुल 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं, 6 प्रकार के। ठीक है, उनमें से एक है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार के विषय में संविधान सभा में चर्चा करते हुए भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मूल अधिकारों के तहत प्रदान किए गए सभी अधिकार तब तक औचित्यहीन हैं, महत्वहीन हैं, जब तक कि आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान में स्थापित नहीं कर दिया जाता। ठीक है, क्योंकि संवैधानिक उपचारों के अधिकार का मतलब ही है कि अगर किसी भी व्यक्ति के किसी भी प्रकार के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, किसी भी प्रकार के मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो वो अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, यानी अपने अधिकारों के रक्षा की गुहार लगा सकता है। और अगर अपने अधिकारों की रक्षा की गुहार लगाने का अधिकार ना दिया जाता तो बाकी सभी अधिकार किसी काम के नहीं थे। तो इसीलिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदयम आत्मा कहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए व्याख्या में भी दिया गया, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। उनका कथन है कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। यह संविधान की आत्मा है। ठीक है, अनुच्छेद 32 को उन्होंने कहा है। यहाँ तथ्य उल्लेखनीय है कि सामान्यतः संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा माना गया है। यानी सामान्य रूप से उद्देशिका को, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना गया है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदयम आत्मा कहा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के अधिकार का लोप किया गया? ठीक है, संपत्ति के अधिकार का लोप किया गया। इसकी भी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, आज एक बार फिर से कर लेते हैं। ठीक है, चर्चा इसकी भी हो चुकी है, एक बार पुनः कर लिया जाता है ताकि जो है हम लोगों को ये याद रहे, भूले नहीं। ठीक, चलिए क्या क्या दिया गया है? संविधान का 40वां संशोधन अधिनियम द्वारा, 40वां, संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम। 42वां संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? 42वां संशोधन अधिनियम के तहत हमारे संविधान में एफडी जोड़ा गया, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ा गए। ठीक है, इसके अलावा इसी के तहत प्रस्तावना में संशोधन हुआ, और प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द, अखंडता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए इसी के तहत। ठीक है, 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा क्या हुआ? हमने आपको इसको बताया था
44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा क्या हुआ कि जो संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, इसे जो है अब कानूनी अधिकार बना दिया गया। किसके द्वारा? 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा। यही बात प्रश्न में पूछी गई, तो हमारा यही उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए व्याख्या भी इसकी दी गई है। संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा, 44वां संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1978 में संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 का में विधिक अधिकार के रूप में स्थान दिया गया। 300 का में, ठीक है। अगर पूछा जाए कि संपत्ति के अधिकार का उल्लेख कानूनी अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 300 का में किया गया है। एनसीईआरटी में संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक अधिकार माना गया। संवैधानिक अधिकार तो है ही, संपत्ति का अधिकार संविधान के तहत प्रदान किया गया है, तो संवैधानिक अधिकार तो है ही, और इसे मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा करके कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रखा गया, तो ये संवैधानिक एवं कानूनी अधिकार दोनों है अनुच्छेद 300 का के तहत। ठीक, अगला है भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद। छुआछूत उन्मूलन, देखिए अनुच्छेद 14 से 18, 14 से 18 तक जो है समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। समानता का अधिकार, ठीक है, इसका उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है? 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में विधि के समक्ष, 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण। 15 में क्या है? 15 में है कि धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेद का प्रतिषेध। ठीक, 16 में क्या है? अवसर की समता। 16 में क्या है? अवसर की समता। 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, और 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। तो हमसे क्या पूछ रहा है? छुआछूत का उन्मूलन। तो छुआछूत यानी अस्पृश्यता के अंत की बात किस में की गई है? अनुच्छेद 17 में की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 18 में क्या है? अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। ठीक है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, ये किस में है? अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 16 में क्या है? अवसर की समता। अवसर की समता, ठीक है, ये अनुच्छेद 18 में है। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर, आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। विभेद का प्रतिषेध, ठीक है, ये किस में दिया गया है? ये अनुच्छेद 15 में दिया गया है। ठीक, और अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। 17 में क्या है? अस्पृश्यता या छुआछूत, छुआछूत का अंत दिया गया है इसमें। ठीक, किस में दिया गया है? 17 में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 17। ठीक, देखिए वही आगे दिया भी गया है व्याख्या में। क्या दिया गया व्याख्या में? व्याख्या में हमारी दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 17 द्वारा। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता है।
अनुच्छेद 16 लोक नियोजन या विषयों में अवसर की समता है, ऊपर हमने बताया। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। 21 तो पूछा नहीं गया था, लेकिन इन्होंने व्याख्या में दे दिया गया है, तो हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अच्छा, इधर क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये 3 नंबर था, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्या है हमारा, ये देखिए। 5वां क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो इसकी चर्चा अभी की गई 17 के द्वारा। अनुच्छेद 15 में क्या है कि धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेद का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण है। अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समता है। ठीक है, चलिए। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था स्पष्ट रूप से नहीं की गई है, लेकिन यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद 21(1)A में। किसमें निहित है? अनुच्छेद 21(1)A में। अनुच्छेद 21(1)A में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही प्रेस की आज़ादी की बात की गई है। ठीक है, चलिए क्या क्या दिया गया है? प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था अनुच्छेद 19(1)A में अंतर्निहित है। यह अनुच्छेद वाक, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन करता है। अनुच्छेद 1(B क्या करता है? शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता की, मतलब हम शांतिपूर्वक बिना शस्त्र के कहीं भी सम्मेलन अथवा बैठक कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 19(1)B में दिया गया है। ठीक है, 19(1)B में। अनुच्छेद 19(1)A में क्या है? संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। हम कोई भी संघ या संगठन बना सकते हैं। ठीक है, ये आज़ादी अनुच्छेद 19(1)A में दी गई है। ठीक, अनुच्छेद 19(1)D में क्या दिया गया है? भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता। यानी अनुच्छेद 19(1)D के तहत कहीं भी हमको आने जाने की आज़ादी दी गई है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। अनुच्छेद 19(1)A में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसी के तहत प्रेस की आज़ादी भी आती है। अनुच्छेद 19(1)B में शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता है। ठीक है, हम शांतिपूर्वक बिना शस्त्र के कहीं भी एकत्र हो सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं। अनुच्छेद 1(A में 19(1)A में संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, कोई भी हम संगठन बना सकते हैं। 1(D में भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने की हमको आज़ादी दी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तो अभी ऊपर इसकी चर्चा की गई, अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता, यानी राइट, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ठीक है, ये किस में है? अनुच्छेद 14 में है। ठीक, अनुच्छेद 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये अनुच्छेद 19 में दी गई है। ठीक, अनुच्छेद 21 में क्या है? जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, या आप कह सकते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 में क्या दिया गया है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक
स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 21 में दिया गया है। ठीक, अनुच्छेद 22 में क्या है? अनुच्छेद 22 में क्या है बताइए आप लोग। अनुच्छेद 22 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अरे यार याद दिमाग पे है, ध्यान नहीं आ रहा। अनुच्छेद 22, चलिए अभी हम बताते हैं। अनुच्छेद 22 में है, ठीक है बताते हैं अभी। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 1D को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पे प्राप्त होता है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अनुच्छेद 1D को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है विदेश यात्रा का अधिकार, शरण पाने का अधिकार, ठीक है, या आगे क्या क्या ऑप्शन है? आगे हमारा ऑप्शन है एकांत का अधिकार और सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो देखिए अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया, मूल कॉन्सेप्ट समझिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। ठीक, और अनुच्छेद 21 में क्या दिया गया है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, अब देखिए अगर पहला ऑप्शन हम देखें, हमारा जो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है, पहला ऑप्शन जो हमारा दिया गया है विदेश यात्रा का अधिकार। देखिए विदेश यात्रा का अधिकार का मतलब अबाध आवागमन का अधिकार है। ठीक है, तो इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का कोई मतलब है नहीं। ठीक, शरण पाने का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 21 के तहत आ जाता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, लेकिन यहाँ अभिव्यक्ति के अधिकार का कोई मतलब नहीं। ठीक, और अगर हम बात करें अनुच्छेद मतलब ये एकांतता के अधिकार की, तो देखिए एकांतता के अधिकार में या एकांतवास के अधिकार में हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी भी आ जाती है कि हमको कहीं भी रहने का अधिकार है। ठीक, और हमारे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की आज़ादी भी आ जाती है। हमें एकांत में रहने का अधिकार है, ये हमारी दैहिक स्वतंत्रता है। ठीक है, समझने की कोशिश करिए। और हमें एकांत में रहने का अधिकार है, ये हमारी अपनी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत भी आता है। ठीक, तो यही सही होगा। ठीक, सूचना प्राप्त करने का अधिकार ये जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार के तहत आएगा। किसके तहत आएगा? अभिव्यक्ति यानी अनुच्छेद 19 के तहत आएगा, लेकिन ये 21 के तहत नहीं आएगा। तो अनुच्छेद 19 एवं 21 दोनों के तहत क्या आएगा? एकांत का अधिकार आएगा। ठीक, चलिए इन चारों में से किसी भी अधिकार का उल्लेख अलग से अथवा स्पष्टतया मूल अधिकारों में से नहीं हुआ है, किंतु उच्चतम न्यायालय ने अपने सृजनात्मक निर्वाचन द्वारा इन चारों अधिकारों को मूल अधिकारों के अंतर्निहित माना है। विशेषकर अनुच्छेद 21 में क्या है? 21 के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अधिकार के अंतर इन चारों अधिकारों को भी विभिन्न निर्णयों द्वारा माना गया है। गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्यवाद 1975, ठीक है, गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्यवाद 1975 तथा मलक सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब एवं हरियाणा वाद 1980 आदि में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार को अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार से मिलाकर पढ़ने पर एकांतता या निजता का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, वही हमने जो बताया, अनुच्छेद 19(1)(d) और अनुच्छेद 21 को मिलाकर पढ़ने से एकांत का अधिकार प्राप्त होता है। उल्लेखनीय है कि जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद आधार मामले में भी 21 अगस्त 2017 में सर्वोच्च न्यायालय की
9 सदस्यीय संविधान पीठ ने निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित माना है। ठीक है, किसमें अंतर्निहित माना है? अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित माना है तथा संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रताओं का भाग मानते हुए इसे स्पष्टता संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया है। ठीक है, तो समझ में आपको आ गया होगा। उच्चतम न्यायालय ने विकल्पों में दिए गए उपयुक्त 4 अधिकारों के अतिरिक्त अनेक अधिकारों को भी विभिन्न निर्णयों में अनुच्छेद 21 के तहत माना है। ठीक है, अनुच्छेद 21 के तहत क्या क्या अधिकार आ सकते हैं? अच्छे पर्यावरण में रहने का अधिकार, शीघ्र विचारण का अधिकार, यानी कोई मामला लंबित है आपके विरुद्ध तो उस पर शीघ्र विचार करने का अधिकार, विधिक सहायता का अधिकार, ठीक है, आपको तुरंत कानूनी सहायता प्राप्त होने का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के तहत आता है। एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, आपको जेल में अकेले नहीं रखा जा सकता, आपको जेल में अकेले नहीं रखा जा सकता, ये भी आपका अधिकार है। ठीक है, पैर में डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार भी दिया गया है। फांसी में विलंब, अगर आपको फांसी की सजा हुई है तो उसमें अनावश्यक विलंब ना हो, इसके विरुद्ध भी अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत ही आता है। ठीक, तो और क्या क्या आएगा? अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, अभिरक्षा में अगर आपको पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है तो वहाँ आप पर हिंसा नहीं की जा सकती। पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार भी आपके पास है। अच्छी सड़कों का अधिकार भी आपके पास है। प्रतिष्ठा का अधिकार भी आपके पास है। एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता जो है मतलब देने का अधिकार भी है। ठीक, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार भी अनुच्छेद 21 के तहत ही माना जाता है। ठीक है, चलिए, धार्मिक स्वतंत्रता के प्रावधान के अंतर्गत शामिल है। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता में क्या क्या शामिल है, यहाँ ये पूछा गया है। धर्म प्रचार करने का अधिकार, जाहिर सी बात है, धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है तो धर्म प्रचार करने का अधिकार दिया जाएगा। ठीक, सही है। सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, सही है। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, सही है। धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार, ये सही नहीं है। धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। तो क्या क्या इसमें सही होगा? 1 सही होगा, 2 सही होगा और 3 सही होगा। ठीक, 1 2 3। तो देखिए ए वाला 1 2 3। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत धर्म प्रचार करने का अधिकार एवं राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 25 तथा सिखों को कृपाण धारण करने एवं लेकर चलने का अधिकार अनुच्छेद 25 का स्पष्टीकरण 1 में शामिल है। ठीक, धार्मिक निकायों द्वारा लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। देखिए अगला क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद अथवा अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई। ठीक है, समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ा गया तो समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार आया, ये पूछा गया है। अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समता, यानी कि कानून की नज़र में सभी समान हैं, समक्ष समता। और क्या दिया गया इसमें, विधियों का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण। ठीक, तो इसमें तो समाजवाद आएगा, इसमें तो सबको साथ लेने की बात की ही जा रही है। ठीक, 15 में क्या है, भेद का प्रतिषेध दिया गया है। ठीक, अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। अगला ऑप्शन हमारा क्या है, अनुच्छेद 14, 15, 16। देखिए 14 में हमने बताया ना, 14 में क्या है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण है।
14 में विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। ठीक, ये 14 में है। 15 में क्या है? जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेद का प्रतिषेध, भेद का प्रतिषेध। ठीक है, प्रतिषेध, ये इसमें है। 16 में क्या है? अवसर की समता, अवसर की समता, यानी सरकारी नौकरियों में, सरकार द्वारा पोषित संस्थानों में सबको समान अवसर प्रदान किया जाए। ठीक है। और हाँ, तो 14 और 16 हमने परिभाषित कर दिया ना। देखिए 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता, यानी कानून की नज़र में सभी समान हैं, तो जाहिर सी बात है सबको समान वेतन मिलना चाहिए। ठीक है, समाजवाद सिद्धांत है। और 16 में क्या है? अवसर की समता की बात की गई है, ये तो उसमें आएगा ही। ठीक है, अवसर की समता, तो अवसर की समता और समानता का अधिकार दोनों को मिलाकर के पढ़ने से समाजवादी प्रस्तावना में दिए गए समाजवादी सिद्धांत के तहत सबको समान कार्य के लिए समान वेतन को मूल अधिकार माना गया। ठीक, आया समझ में? तो क्या दिया गया? भारतीय संविधान में यद्यपि अनुच्छेद 39 के तहत समान कार्य के लिए समान वेतन नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। समान कार्य के लिए समान वेतन 39 के तहत नीति निर्देशक तत्व भी है। ठीक, परंतु यह मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघ मामले 1982 में निर्धारित किया कि संविधान की प्रस्तावना में शामिल समाजवाद शब्द और अनुच्छेद 39 के आलोक में अनुच्छेद 14 एवं 16 को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है। ठीक है, समाजवाद शब्द और 39 के आलोक में, यानी उसके संदर्भ में 14 और 16 को मिलाकर पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है। ये कब कहा गया है? रणधीर सिंह मामले बनाम भारत संघ 1982 में। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये किसमें है? अनुच्छेद 20 में है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 20 में है। अभिव्यक्ति की आज़ादी अनुच्छेद 19 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, और अनुच्छेद 22 में है। अरे यार, अनुच्छेद 22 दिमाग ही उतर जा रहा। अनुच्छेद 22 में दिया गया है, गजब, याद ही नहीं आ रहा। हाँ, याद आ गया, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। ठीक है, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के संबंध में उपबंध किया गया। आपको कब गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, कब गिरफ्तार किया जा सकता है, कब आपकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जा सकती है, इन सब का वर्णन अनुच्छेद 22 में है। ठीक, अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 19 में क्या है? वाक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार दिया गया है। 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ये सब आपको बताया गया ऊपर। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख अनुच्छेद 17 में है, ये सही सुमेलित है। गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, ये अनुच्छेद 23 में नहीं है। अनुच्छेद 23 में क्या है? मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्सर्म का निषेध है।
दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध है 23 में। ठीक, बलात्श्रम का निषेध 23 में दिया गया है। 22 में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में है, सही है। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का अधिकार 29 में है, ये भी सही है। तो गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण जो अनुच्छेद 23 दिया गया है, यही सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, आया समझ में? चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, वही इन्होंने दिया है। ठीक है, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 1976 में पारित हुआ था। ठीक है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने वर्ष 1976 में पारित किया था, जिसका उद्देश्य अनुच्छेद 23 के परिप्रेक्ष्य में केवल बंधुआ श्रमिकों को मुक्त कराना ही नहीं, अपितु उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना भी था। ठीक, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार है, एक विधिक अधिकार है। ए और बी दोनों है, ना तो ए है ना तो बी है। देखिए, एक विधिक अधिकार तो है ही, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जब पारित हो गया, अधिकार अधिनियम 2005 जब पारित हो गया तो ये विधिक अधिकार बन ही गया। और अभी ऊपर हमने पढ़ा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में सूचना के अधिकार को मूल अधिकारों के तहत या अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त अधिकारों में माना है। ठीक है, अनुच्छेद 21 के तहत शामिल अधिकारों में माना है। तो सूचना का अधिकार क्या है? एक मूल अधिकार और एक विधिक अधिकार दोनों है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को यह विधिक अधिकार प्राप्त है कि वह सार्वजनिक संस्थानों से आवश्यक सूचना मांग सके और न मिलने पर अपील कर सके। उच्चतम न्यायालय ने सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19(1) का भाषण व अभिव्यक्ति के अधिकार के अंदर मूल अधिकार माना है। ठीक है, 21 के अंतर्गत तो ये आता ही है, लेकिन अगर ऑप्शन आ जाएगा अनुच्छेद 19 में आएगा कि 21 में, तो अगर एक ही ऑप्शन चूज करना होगा तो आप 19 चूज करेंगे, क्योंकि ये 19(1) का के तहत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत ये एक अधिकार है, मूल अधिकार है। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बनाम भारत संघवाद में न्यायमूर्ति वेंकट चलैया ने स्वीकार किया था कि विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सूचना प्राप्ति का अधिकार शामिल है। हालांकि भारतीय संविधान में सूचना का अधिकार का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, अतः सूचना का अधिकार मूल अधिकार एवं विधिक अधिकार दोनों है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार है, इसकी बहुत बार अभी चर्चा हो चुकी है, 14 से 18 तक है। समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। 14 में क्या है? अवसर की समता है। ठीक है, 14 में क्या है? अवसर की समता है। अवसर की समता है। ठीक, ये 14 में है। इसके अलावा 15 में क्या है? 15 में क्या है? भेद का प्रतिषेध है। अरे यार, ये तो बहुत मोटा हो गया। भेद का प्रतिषेध है 15 में। ठीक है, 15 में क्या है? भेद का प्रतिषेध है। ठीक, इसके अलावा 16 में क्या है? 16 में है अवसर की समता। ओहो, वही ठीक है ना। 16 में क्या है? अवसर की समता। अवसर, ये सही है, अवसर की समता। ठीक, और 17 में क्या है? 17 में है छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत।
ये 17 में है, ठीक है। और 18 में क्या है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, ये 18 में है, ठीक है। तो 14 से 18 तक इसको दिया गया है, आया समझ में। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसको समझ लेते हैं। भारतीय संविधान द्वारा समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, धर्म पालन करने का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, ठीक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 को प्रदान किया गया है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमारा मूल अधिकारों से संबंधित आरओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे सब हमने कवर कर लिया, ठीक है, सब हमने समझ लिया। अब आपको जो क्वेश्चन यहाँ, जिस क्वेश्चन की व्याख्या सही से समझ में ना आई हो, जिस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो, उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला चैप्टर हमारा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है। किस भाग में किया गया है, भाग 4 में। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक, 36 से 51 तक इसका उल्लेख है, ठीक है। तो इसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक आप लोग खूब मेहनत करिए अच्छे से, क्योंकि अब समय बहुत कम है हमारे पास, परीक्षा बिल्कुल करीब है। अब समय गंवाने का समय नहीं है, इसलिए बिल्कुल जी जान से लग जाइए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9838894942, ठीक है, 9838894942। नाम हमारा आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो रंजीत कुमार मिश्रा हमारा नाम है, ठीक है। रंजीत कुमार मिश्रा हमारा नाम है। आप हमसे संपर्क करिए, हम यथासंभव आपका कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक। धन्यवाद।